नमस्कार। यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं उसके तहत इंडियन इकोनॉमी का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इंडियन इकोनॉमी के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको यूपी पीसीएस प्री 2020 क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस क्रैश कोर्स के तहत जितने भी लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं वो एक क्रम से हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी के भी लेक्चर मिलेंगे, इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर भी मिलेंगे और साथ ही इंडियन इकोनॉमी का कि जो ये सीरीज चल रही है इसके भी लेक्चर मिलेंगे एक क्रम से। आगे जितने सब्जेक्ट और हम लोग शुरू करेंगे उन सबके जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं एक क्रम से वहाँ आपको दिख जाएंगे। तो वहाँ जा कर के सबसे पहले तो इस लेक्चर के तीनों जो प्रीवियस लेक्चर हैं उन्हें देख लीजिए। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से मापा जाता है उसकी हम बात करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारी ये जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर हमारे मोबाइल ऐप डिकोड एग्जाम लिख करके उसे इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में और इंस्टॉल करने के बाद साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद एक आपको टेस्ट का सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर जा कर के आप एक फ्री डेमो टेस्ट दिया गया उसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और वहीं से उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। तो इसके लिए 3 विधियां बताई गई हैं। तो 3 विधियों के द्वारा राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। बड़े डिटेल में उसके बारे में हम बात करेंगे, एक एक विधि को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि जीडीपी फैक्टर कास्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में ये डिस्कशन हमारा छूट गया था तो उससे पहले कंप्लीट कर लें फिर हम आगे बढ़ें। तो देखिए, हम जीडीपी फैक्टर कास्ट और जीडीपी मार्केट प्राइस समझें उससे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि फैक्टर कास्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक परिभाषा लिखी है, इसको पढ़ने के साथ ही हम शुरू करेंगे। तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन कारकों भूमि, श्रम, पूंजी, मशीन, उद्यमिता के संपूर्ण मौद्रिक मूल्य को फैक्टर कास्ट कहा जाता है। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो भूमि की रिक्वायरमेंट है, तो भूमि के लिए क्या करना होगा, लैंड के लिए क्या करना होगा, रेंट देना होगा। श्रम की रिक्वायरमेंट है, लेबर की रिक्वायरमेंट है, लेबर को क्या देना होगा, सैलरी और वेजेस देना होगा। पूंजी लगेगी और ये जो पूंजी लगेगी, ये जो कैपिटल लगेगा, इसके लिए क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, और उद्यमिता लगेगी, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगी, तो इसके लिए क्या होगा, ये लाभ लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जो उसका कुल लागत है उसे बनाने में जितना भी लागत लगा उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर कास्ट कहते हैं। जैसे आप बाजार में जाते हैं और 32,000 रुपये में एक लैपटॉप आप परचेस करते हैं। ठीक है, ये 32,000 रुपये में आपने लैपटॉप परचेस कर लिया। अब इसमें आप देखते हैं एक मानने के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, आप देखते ये हैं कि आपको जब बिल मिला, जो आपने परचेस किया उसका जब आपको बिल मिला तो उसमें लिखा रहता है कि 28,000 रुपये तो लैपटॉप का प्राइस है और फिर उसके नीचे लिखा रहेगा 4,000 रुपये और ये 4,000 रुपये लिखा रहेगा कि ये आपका जो है जीएसटी है यानी टैक्स है, और इन दोनों को जोड़ करके आपको 32,000 रुपये देना है। तो ये जो 28,000 है ये क्या है, ये फैक्टर कास्ट है। मतलब उत्पादन की जो लागत आई उसमें जो उद्यमी है उसका लाभ जुड़ा है, जो दुकानदार है सबका लाभ जुड़ा है। उसके बाद आपके हाथ में जब ये आ रहा है, मतलब पूरा लागत जोड़ करके, तो 28,000 रुपये में आ रहा है। लेकिन बीच में क्या हो जा रहा है कि बीच में सरकार आ जा रही है और सरकार कह रही है कि हमें इस पर टैक्स चाहिए।
तो ये एक्चुअल उत्पादन तो नहीं है, बाहर से ये टैक्स थोपा गया है इस पे, तो ये 32,000 रुपए का हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये है कि ये जो 32,000 का फिगर देख रहे हैं ये क्या है, 32,000 का जो फिगर है ये है मार्केट प्राइस, यानी जिस मूल्य पर आपको बाजार में वस्तु और सेवा मिलती है वो मार्केट प्राइस है। तो आप जो भी खरीद के अपने घर लाते हैं वो मार्केट प्राइस है। लेकिन अगर टैक्स को आप हटा दें, जो उस पर टैक्स लगा है अगर उसे एक किनारे कर दें तो वो फैक्टर कास्ट है। यानी इस केस में हम देखें तो 28,000 रुपए फैक्टर कास्ट है, लेकिन ये जो 32,000 है ये मार्केट प्राइस है, क्योंकि इसमें जो है सरकार ने टैक्स ऐड कर दिया है, 4,000 रुपए सरकार ने टैक्स इस पे ले लिया है। तो अगर बहुत साधारण तरीके से समझना हो और दिमाग में इस चीज को हमेशा के लिए बैठा लेना हो तो बस हम ये कहेंगे कि फैक्टर कास्ट वो है जिस पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, यानी गवर्नमेंट का कोई रोल उसमें नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन उसमें नहीं है। तो फैक्टर कास्ट यानी अभी सरकार आई नहीं है, यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। और जहां मार्केट प्राइस की बात आई वहां सरकार का हस्तक्षेप आ गया टैक्स के रूप में। अब सरकारी जो हस्तक्षेप होता है वो दो तरीके से होता है। सरकार केवल टैक्स ही नहीं लगाती बल्कि सरकार सब्सिडी भी देती है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार सब्सिडी देती है। अगर हम किसानों की ही बात करें तो फर्टिलाइजर्स किसानों को सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है। सब्सिडी यानी अनुवृत्तियां यानी उपादान जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो सब्सिडाइज रेट पर फर्टिलाइजर उर्वरक किसानों को दिया जाता है। 2,000 रुपए एक्चुअल प्राइस है, लेकिन किसानों को कितने में उपलब्ध है, 1,000 रुपए में। तो जब सस्ता फर्टिलाइजर मिलेगा, सस्ता उनको बीज मिलेगा, तो वो जो उनका फाइनल गुड्स तैयार होगा वो क्या होगा, वो सस्ता होगा। तो यहां पर ये समझिए कि जो सरकारी हस्तक्षेप होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो टैक्स के रूप में होगा और दूसरा सब्सिडी के रूप में होगा। जब सरकारी हस्तक्षेप टैक्स के रूप में होगा, यानी किसी भी वस्तु पर जब सरकार टैक्स लगाएगी तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तो यहां 28,000 रुपए का लैपटॉप जीएसटी लगने के बाद 32,000 रुपए का हो जाएगा। लेकिन जब किसी वस्तु के लिए, सेवा के लिए सरकार सब्सिडी देगी तो उसका मूल्य क्या होगा, घट जाएगा। अब ये दोनों चीजें क्या हैं, सरकारी हस्तक्षेप है। चाहे सरकार टैक्स लगाए तब भी, और जब सरकार सब्सिडी लगाए तब भी। टैक्स लगाएगी तो मूल्य बढ़ेगा और जब सब्सिडी देगी तो मूल्य घटेगा। तो हमें यह समझ में आ गया कि फैक्टर कास्ट तो वो मूल लागत है कि जिस पर कि कोई भी प्रोडक्ट बन करके आता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या है, तो भूमि है, इसका रेंट है, श्रम है, इसके लिए सैलरी वेजेस देना है, पूंजी है, इस पर इंटरेस्ट देना है, उद्यमी जिसने इन सारे लोगों को जुटा करके अपना काम शुरू किया है उसे लाभ चाहिए। तो ये है, ये पूरा मामला हमें समझ में आ गया। तो अब हम समझना चाहते हैं कि जीडीपी एमपी का फार्मूला क्या है। अब ये आपसे पूछा जाएगा। तो अगर जीडीपी एमपी हमें निकालना है तो पहले तो जीडीपी एफसी, ठीक है, और जीडीपी एफसी में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे। और जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, ये जीएसटी क्या है, ये अप्रत्यक्ष कर है, तो जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, यानी इस 28,000 में जैसे ही हम 4,000 रुपए जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी मार्केट प्राइस। तो 28,000 में 4,000 हमने जोड़ा और ये जीडीपी मार्केट प्राइस हो गया। लेकिन अब इसमें मामला सब्सिडीज का भी है, क्योंकि सब्सिडी क्या करती है, ये मूल्य को घटा देती है। तो जीडीपी एफसी में से सब्सिडी को निकालना पड़ेगा, यानी इसे घटाना पड़ेगा। जीडीपी एमपी निकालने के लिए जीडीपी एफसी में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ना होगा, और अगर कोई प्रोडक्ट है सब्सिडाइज तो सब्सिडीज को घटाना होगा, तब एक्चुअल मार्केट प्राइस आ जाएगा। ये पूरी कहानी जीडीपी फैक्टर कास्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस की है।
तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझाने के अपने प्रयास में मैं कितना सफल हो पाया, आपको समझ में आया या नहीं। और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। अब एक टर्म आप लोग बहुत बार सुनते होंगे, जीडीपी पीपीपी, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समतुल्यता। और ऐसे में हम सुनते होंगे कि भारत जीडीपी पीपीपी पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो मन में आता है कि ये जीडीपी पीपीपी क्या है, इसको हम ठीक प्रकार से समझना चाहते हैं। और ये हमेशा चर्चा में रहा है, जीडीपी पीपीपी। तो पीपीपी का मतलब है परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समतुल्यता। यानी ये देखा जाता है कि कीमतें पूरी दुनिया में अलग अलग हैं, ठीक है। और ऐसे में हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है कि $1 की वैल्यू अलग अलग देशों में कितनी है। तो $1 को आधार बनाया जाता है, ठीक है। $1 को क्या बनाया जाता है? आधार बनाया जाता है। और यह पता किया जाता है कि $1 पूरी दुनिया में क्या क्या खरीद सकता है। तो अगर $1 की बात करें तो अमेरिका में हो सकता है कि $1 एक कॉफी भी न खरीद पाए, एक कप कॉफी भी न खरीद पाए। और अगर भारत की बात करें और केवल मतलब पेट भरने की बात करें तो एक टाइम का भोजन और एक कप चाय भी पी सकता है कोई व्यक्ति। और अगर काफी ही खरीदनी हो तो इन जनरल 3-4 मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में $1 अधिक वस्तुओं को खरीद सकता है अमेरिका में $1 के मुकाबले। अमेरिका के अंदर $1 की वैल्यू उतनी नहीं है जितना भारत के अंदर $1 की वैल्यू है। मेरी बात को ध्यान से समझते हुए चलिए अब इसी को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। देखिए हमारे पास 2 सूचना है। एक तो सूचना यह है कि ए ये अमेरिका में रहता है और $2000 कमाता है, और दूसरी सूचना यह है कि बी है ये भारत में रहता है और $2000 कमाता है। यानी अगर हम देखें तो ये 1.5 लाख रुपए कमा रहा है बी, ठीक है। तो डॉलर में ही डिस्कशन अपनी हम रखते हैं। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छी जिंदगी जी रहा है, यानी कौन खुशहाल है या कौन ज्यादा इकोनॉमिकल मजबूत है, किसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है? ये दोनों सूचना है। ए $2000 कमाता है, अमेरिका में रहता है, बी $2000 कमाता है, भारत में रहता है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये इस प्रकार से है कि अगर अमेरिका में औसत 2 BHK फ्लैट का रेंट आप देखेंगे तो $1000 है, $1000 है। हाउस होल्ड केवल खाना पीना इन सब चीजों की बात करिए तो $500 महीने बड़े आराम से इसमें $500 खत्म हो जाते हैं। और बहुत मिनिमम तरीके से बहुत लो क्वालिटी लाइफ जीने की मैं बात कर रहा हूं, केवल मैं रहने और भोजन की बात किया हूं और कुछ नहीं इसमें। और यह सूचना आपके पास हो गई। अब दूसरी सूचना आपके पास यह है कि भारत में $200 में 2 BHK का फ्लैट मिल जाएगा। भारत में अगर कोई $200 खर्च करे तो ग्रासरी के सारे आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि भारत में जो डॉलर का वैल्यू है वो अधिक है। वहां $1000 खर्च करने पर मिलेगा 2 BHK फ्लैट, और यहां पर केवल $200 में ही हमें 2 BHK का फ्लैट रेंट पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यह जो बी है इसका $2000 बहुत अधिक है। यह बहुत सारी चीजें $2000 में कर लेगा और यह किसी प्रकार से सरवाइव कर पाएंगे ए अमेरिका में, ठीक है। तो यह हमें पता चल गया। तो अब हमको अगर यह फिगर पता चले, कोई यह बताए कि ए $2000 कमाता है, अमेरिका में रहता है, और बी $2000 कमाता है,
भारत में रहता है तो हम तुरंत कह देंगे कि ए की तो हालत बहुत खराब है बेचारा, और बी है ये बादशाह की तरह भारत में रह रहा है, 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, कम तो है नहीं भारत के हिसाब से, ठीक ना। तो इसीलिए हमें जब हम जीडीपी का डिस्कशन करते हैं तो हमारे सामने यही समस्या आ जाती है कि भैया ये इतना, चाइना का इतना, अमेरिका का इतना, इंडिया का इतना, तो हमें पता ही नहीं चलता है। और इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ता है कि हमारे देश में क्या वैल्यू है, और जब वो हम एडजस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत की जीडीपी दुनिया में तीसरे नंबर पे चली जाती है और चाइना की जीडीपी दुनिया में पहले नंबर पे चली जाती है। तो भारत की जो जीडीपी है वो 3 गुने मजबूत हो जाती है पीपीपी पर। तो ये पूरा पीपीपी का डिस्कशन था। इसे डॉलर से करते हैं और बर्गर और एप्पल के आईफोन को भी आधार इसमें बनाते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि दुनिया का कोका कोलीकरण हो चुका है। कोका कोलीकरण यानी वैश्वीकरण, दुनिया का मैकडोनाल्डीकरण हो चुका है यानी वैश्वीकरण, यानी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ये पूरी कहानी जीडीपी पीपीपी की। ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे बताइए। एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो भी मुझे बताइए। तो अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय को किन विधियों से मापा जाता है। तो जैसा कि साइमन कुजनेट कहते हैं कि राष्ट्रीय आय को 3 विधियों से मापा जाता है। कौन कौन सी भैया? तो पहली तो है व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा आय विधि यानी इनकम मेथड, और तीसरा है उत्पादन विधि यानी प्रोडक्शन मेथड। इसी को एक अन्य नाम से भी हम जानते हैं मूल्यवर्धित विधि यानी वैल्यू एडेड मेथड। तो पहले से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे और उसके बाद अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इस विधि के अनुसार यानी व्यय विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या फिर बचत पर। अतः जीडीपी कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होती है। तो इनकम किस प्रकार से उपयोग में आती है? तो व्यक्ति जो पैसा कमाता है वो 2 तरीके में जाती है। पहला तो ये कि वो उससे उपभोग करेगा, तो भोजन, कपड़ा, फिल्म देखने जाना है, तमाम तरह के कंजप्शन जो है वो होगा, और जो बच जाएगा उसे वो निवेश में लगाएगा। देखिए अब ये पहले का मामला नहीं है कि जब जमीन को खोद करके लोग पैसा दबा देते थे, ठीक है। अब क्या है कि जो भी बचत है वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही है। अगर बैंक में आपने सेविंग अकाउंट में भी अपना पैसा रखा हुआ है तो उस पर भी आपको 4% इंटरेस्ट मिलता है। तो अब जितनी भी बचत हैं वो इन्वेस्टमेंट में ही जा रही हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर बचत को निवेश लिख दिया है। जब भी ये विधि आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वहां आपको बचत देखने को मिलेगी, उसी को मैंने निवेश लिखा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये तय हो गया कि उपभोग पर खर्च होगा और जो बचेगा वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो इसका मतलब है कि देश के अंदर जितना भी उपभोग पर खर्च हुआ और जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ उनको अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। यह विधि यही बात कह रही है, व्यय विधि यही बात कह रही है, ठीक है। इस विधि के अनुसार कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है या फिर बचत पर। अतः जीडीपी कुल उपभोग व्यय तथा कुल बचत का योग होती है, यही बताया जा रहा है। तो अब जो है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो अब एक इक्वेशन यहां पर लिखा हुआ है उसको देख लीजिए। तो जीडीपी बराबर सी यानी कंजप्शन यानी निजी उपभोग की यहां पर बात हो रही है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को अलग करते हैं। इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे हम अलग कर देते हैं। गवर्नमेंट एक बड़ी एंटिटी है, ठीक है। तो हम केवल निजी उपभोग की बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंजप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो निजी उपभोग सी, ठीक है। और उसके बाद आई इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। तो निजी उपभोग में है क्या?
कि किसी भी वस्तु और सेवा की पहली खरीद, इस पे हम अभी आते हैं। निवेश में क्या है, तो शेयर में पैसा लगाया जा सकता है, बैंक में पैसा लगाया जा सकता है, मकान आदि को खरीदने में यह निवेश किया जा सकता है। सरकारी व्यय को हम अलग रखते हैं। सरकार बहुत अधिक व्यय करती है ना, एक बड़ी एंटिटी है गवर्नमेंट, तो अब जैसे कर्मचारियों को वेतन देना है, भत्ता देना है, खरीदारी करना है और ऐसे तमाम खर्च हैं सरकार के, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, तो पहले निजी उपभोग को जोड़िए, फिर जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको जोड़ लीजिए, फिर सरकार ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको जोड़ लीजिए, और फिर जो निर्यात देश ने किया है उसको जोड़िए, क्योंकि निर्यात का प्रयोग देश के अंदर तो हुआ नहीं, प्रोड्यूस हुआ गुड्स सर्विस और हम उसे सीधे एक्सपोर्ट कर दिए, तो वो तो हमारे द्वारा ही बनाया गया है, तो उसको जो है जोड़ लीजिए। लेकिन आयात को घटा दीजिए, इंपोर्ट को घटा दीजिए। क्यों इंपोर्ट को घटा दीजिए, तो जो भी कुछ आप इंपोर्ट करते हैं वो वही चीजें हैं जो आपके देश में नहीं होती हैं। जो चीज आपके देश में होगी उसे आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो इंपोर्ट को आपको घटाना होगा, इंपोर्ट को आपको घटाना होगा, ठीक है। तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये आपका फार्मूला तैयार होता है, ठीक है। एक एक बात समझ में आ गई। निजी उपभोग को जोड़ दीजिए, निवेश को जोड़ दीजिए, सरकारी व्यय को जोड़ दीजिए, निर्यात को जोड़ दीजिए और आयात को घटा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान से समझनी है, वो कि यहां पे लिखा है किसी भी वस्तु और सेवा की पहली खरीद, किसी भी वस्तु और सेवा की पहली खरीद। तो एक एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि आपके पास एक कार है, आपको एक कार खरीदनी है, आप शोरूम में गए और कार को आप खरीद करके ले आए, 10 लाख रुपए आपने उस कार के लिए दिया, ठीक है। तो ये जो आपने एक्सपेंडिचर किया ये तो जीडीपी में जुड़ेगा, लेकिन उस कार को आपने 2 साल प्रयोग कर लिया और 2 साल प्रयोग करने के बाद आपने उस कार को किसी दूसरे व्यक्ति को 5 लाख रुपए में बेच दिया, तो ये नहीं जुड़ेगा। तो क्या लिखा है कि किसी भी वस्तु और सेवा की पहली खरीद, यानी सेकेंड हैंड नहीं चलेगा। आपने एक बार कार खरीदी जब वो शोरूम से, तो एक बार उसकी एंट्री हो गई, अब आप उसको 20 बार बेच रहे हैं या बिक रही है वो मार्केट में, आपसे कोई खरीद लिया, उसके बाद आगे वो किसी को बेच दिया, तो इसका कोई जोड़ नहीं होगा जीडीपी में, तो एक बार ही होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु और सेवा की पहली खरीद। लेकिन अब इसमें एक बात है कि आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी थी, 2 साल बाद आप चाहते हैं कि इसको मैं बेच दूं, लेकिन आपसे वो बिक नहीं रही है, तो आप एक ब्रोकर के पास गए और उससे आपने कहा कि देखो मुझे ये कार बेचनी है और इसको तुम बिकवा दो। तो उसने कहा कि ठीक है, हम बिकवाने के लिए तो बिकवा देंगे, लेकिन भैया हमें इसके लिए कमीशन चाहिए, आपकी कार मैं बिकवाऊंगा तो मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो आपने कहा कि ठीक है भैया इसको बिकवाइए। तो मान लीजिए उसने आपकी कार बिकवा दी और आपने 10,000 रुपये कमीशन उसको दे दिया, तो ये जो ब्रोकरेज चार्ज लिया गया 10,000, ये क्या है, ये पहली बार जनरेट हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था, तो ये 10,000 जुड़ेगा उसमें। लेकिन कार आपने 4 लाख में बेची या 5 लाख में बेची, ये नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये जो ब्रोकरेज उसने लिया है ये पहली बार जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये सेवा जो है ये पहली बार जनरेट हुई है, आपने सेकेंड हैंड कार ही बेची है, लेकिन ब्रोकरेज का जो 10,000 रुपया है, ये जो पहली अपने सर्विस के बदले उसने 10,000 आपसे लिया, ये पहली बार जनरेट हुआ, तो ये जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब इसको बहुत ही सिंपल इक्वेशन में समझते हैं, तो जीडीपी बराबर कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम, ये फार्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब आ जाते हैं दूसरे विधि पर जिसे कहते हैं आय विधि, यानी इनकम मेथड। ये क्या कहता है, वो व्यय विधि था, वो व्यय की बात कर रहा था, ये क्या बात कर रहे हैं। तो इस विधि में जीडीपी का आकलन किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। तो यह माना जाता है कि जो भी उत्पादन के
कारक हैं, जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, उन्हीं का जो प्रतिफल है वो आय है। ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स हैं, उत्पादन के जितने भी कारक हैं, उन्हीं का प्रतिफल है आय, इनकम। कैसे, देखिए, तो यहां पर हमने कारक की बात की है, ठीक है, उत्पादन के कारकों की बात की है। तो यहां पे देखिए, भूमि, श्रम, पूंजी, मशीन, उद्यमिता। इसको मैंने बताया ही कि भूमि के लिए आपको रेंट देना होगा, तो अब यहां आ जाइए, ठीक है। तो कुल वेतन ये लेबर के बदले दिया जाएगा ना, कुल वेतन किसके बदले दिया जाएगा? लेबर के बदले दिया जाएगा। प्रोडक्शन में श्रम लगेगा ना, व्यक्ति लगेंगे तभी ना प्रोडक्शन होगा, तो उनको सैलरी चाहिए, उनको मजदूरी चाहिए, तो कुल वेतन, ठीक है। कुल लाभ, तो जो उद्यमी कोई भी उद्यम शुरू करता है वो लाभ के लिए शुरू करता है, तो उसका लाभ। कुल ब्याज, तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी उद्यम को शुरू करने के लिए कैपिटल चाहिए ना, तो कैपिटल आप बैंक से लोन के रूप में ला रहे हैं तो उसको इंटरेस्ट देंगे। और कुल किराया, तो जिस भूमि पर वो चल रहा है उसका किराया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हम ये मानते हैं कि जो इनकम है वो उत्पादन के कारकों का प्रतिफल है। तो अगर हम पूरे इकोनॉमी में कुल वेतन जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कुल लाभ जो जनरेट हुआ, कुल ब्याज जो दिया गया, कुल किराया जो दिया गया, अगर इनको जोड़ दें तो हमें जीडीपी मिल जाएगी देश की, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है, जीडीपी बराबर वेजेस, इसमें सैलरी भी शामिल है, पी प्रॉफिट, आई इंटरेस्ट और आर रेंट। अगर इसको हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगी देश की जीडीपी। अगर पूरे देश के अंदर कुल वेतन, कुल लाभ, कुल ब्याज, कुल किराया को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगी। ये बात कहता है आय विधि। अब तीसरा है उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड। अब ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, तो मुख्यतः 3 क्षेत्र, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। अब लोग चौथा, पांचवा क्षेत्र भी बना रहे हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 होते हैं, ठीक है। तो पहला प्राथमिक, कृषि और संबद्ध क्षेत्र उससे जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, और आपके सेकंड विनिर्माण, और थर्ड सेवा वगैरह, ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्रों के सकल मूल्य वर्धित यानी जीबीए का कुल योग जीडीपी हो जाएगी, ये इसमें कहा जा रहा है। इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि ये मूल्य वर्धित यानी जीबीए क्या होता है। तो हम फिर से पिछले लेक्चर वाले उदाहरण को लेंगे। तो यहां समझिए, एक किसान है, इसने कपास उगाया और एक धागा कंपनी को इसने बेच दिया 1000 रुपए में। कपास से धागा बना करके धागा कंपनी ने कपड़ा कंपनी को बेच दिया 2000 रुपए में। धागा से कपड़ा बनाकर कपड़ा कंपनी ने उपभोक्ता को बेच दिया 3000 रुपए में। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि कुल जीडीपी कितनी बनी, ठीक है। तो क्या ये 1000 प्लस 2000 प्लस 3000 6000 हुआ? तो इसका उत्तर है नहीं। हमें केवल और केवल जोड़ना है वैल्यू एडिशन, इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड लिखा है। हमें केवल जोड़ना है वैल्यू एडिशन। तो 1000 रुपए का था और इस कपास से उसने धागा बना दिया, उसकी वैल्यू को ऐड किया, तो यहां पर कितना बढ़ा है? 1000 रुपए बढ़ गया। और फिर उस धागे से कपड़ा कंपनी ने कपड़ा बना दिया, तो यहां पर वैल्यूएशन कितना हो गया? 1000, ठीक है। और सॉरी, ये 100 भी लिखा है, 1000। तो और ये 1000 उसका मूल्य, शुरुआती मूल्य। तो ये क्या होगा? 1000, 1000, 1000, 3000। तो ये वैल्यू एडेड मेथड की बात है, ठीक है। तो ये सारी बातें
इस लेक्चर में हमने की, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना समझ पाए, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। नमस्कार।